प्रिय साथियों नमस्कार। मैं जसवंत सिंह कैलासिया। हमारी यूट्यूब चैनल पाराद लोकतंत्र का अंकुरण में आपका स्वागत है। हमारी एक अंग्रेजी चैनल भी है जिसका नाम है पाराद जर्मिनेट्स द डेमोक्रेसी। हम सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। कृपया डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसका अवलोकन कर सकते हैं। यह चैनल किन उद्देश्यों के लिए, किन लक्ष्यों के लिए और किन दर्शन के साथ में लॉन्च की गई है, इसका भी संक्षिप्त वर्णन डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख सकते हैं। इन दिनों हम भारत की न्याय व्यवस्था के विषय में वीडियोस की हम एक श्रृंखला आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसको हमने 5 भागों में व्यक्त किया है। आज हम इसका 5वां एवं अंतिम भाग आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका शीर्षक इस प्रकार से है: भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, आर्थिक व्यवस्था बनाम भारत की न्यायालीन व्यवस्था। मैं शीर्षक को दोहराना चाहूँगा। भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, आर्थिक न्याय व्यवस्था बनाम भारत की न्यायालीन व्यवस्था। जैसा कि हम अक्सर निवेदन करते हैं कि हमारे जो आलेख हैं पूरी तरह से तकनीकी स्वरूप के होते हैं, अतः हम इन्हें सीधा पढ़ करके आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हैं। इस श्रृंखला का 5वां भाग इस प्रकार से प्रस्तुत है: भारतीय शासक वर्ग की जो सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक मान्यताएं हैं और उन्होंने जो जीवन शैली विकसित करके रखी है, उसके अंतर्गत कई बातें, गतिविधियां ऐसी हैं जो आधुनिक युग में एवं विश्व फलक पर अमानवीय, असंवैधानिक एवं गैरकानूनी हैं। उदाहरण के लिए नारी प्रताड़ना, दहेज प्रथा, विधवा समस्या, वेश्यावृत्ति, देवदासी प्रथा, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, बाल मानव तस्करी, सेक्स रैकेट इत्यादि। इनमें अधिकतर बातें तो प्रथाओं की तरह हैं एवं उनमें नस्लीय तत्व, रेसिकल एलिमेंट्स भी विद्यमान हैं। इन बातों का प्रमाण यह है कि बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, कुपोषण, भूख से मृत्यु, वेश्यावृत्ति, देवदासी प्रथा, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार की शिकार, मानव तस्करी, सेक्स रैकेट इत्यादि के मामलों में 100% से लेकर 90% शासित वर्गों या नस्लों के वे लोग शिकार होते हैं जो सामाजिक संस्तर, सोशल स्ट्राटा में बहुत नीचे के संस्तर पर होते हैं। दूसरी तरफ जो शिकारी होते हैं वे शासक वर्ग या नस्लों के होते हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर। क्योंकि इस अवस्था से भारतीय शासक वर्ग को अपार लाभ मिलता है व आनंद, लस्ट प्राप्त होता है, अतः वे मन ही मन इन्हें प्रथाओं, रूढ़ियों की तरह जारी रखना चाहते हैं। इन समस्याओं की जड़ में मूल कारण प्रधान विरोधाभास भारतीय शासक वर्ग का माइंडसेट भी होता है जो उनमें पीढ़ी दर पीढ़ी आता है। दूसरी तरफ भारतीय शासक वर्ग ने ऐसा सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, आध्यात्मिक ताना बाना बुनकर रखा है कि शासित वर्ग नस्लें उक्त अमानवीय, असंवैधानिक, गैरकानूनी कृत्यों में फंसे रहने के लिए विवश होते रहते हैं। हमें यहाँ ये बात बताते समय बहुत पीड़ा हो रही है कि भारतीय शासक वर्ग का अति यथास्थितिवादी, एक्सट्रीम कंजर्वेटिव वर्ग अभी भी सार्वजनिक तौर पर देवदासी प्रथा इत्यादि अनेक अमानवीय प्रथाओं का समर्थन करते हैं। इन सब बातों के वर्णन की इस अध्याय में यह प्रासंगिकता है कि भारत की विधि व्यवस्था का यह संवैधानिक उत्तरदायित्व है कि उक्त वर्णित इन सब बातों को वो समाज से खत्म करे। लेकिन इन मामलों में भारत की न्याय व्यवस्था आंख बंद किए बैठी है। इससे यह प्रमाणित होता है कि भारतीय न्याय व्यवस्था पर काबिज लोग भी शासक वर्ग की मान्यताओं के पक्षधर हैं और इसी मानसिकता के हैं। एक
न्याय व्यवस्था से जुड़े व्यक्ति, समस्त वकील, समस्त न्यायाधीश एवं अभियोजन पक्ष तथा अन्य विधि व्यवसाय आदि की अनिवार्य शर्त यह होती है कि प्रथम वो तार्किक हेतुवादी सोच वाला हो, उसकी विचारधारा टेम्परामेंट पूर्णतः वैज्ञानिक हो, उसका अनुगमन अप्रोच लॉजिकल हो, उसकी मानसिकता न्यायिक जुडिशियल माइंडनेस हो। लेकिन हम भारत में उक्त बुद्धिजीवी वर्ग में इन सब अनिवार्य आवश्यकताओं का अभाव पाते हैं। जैसा कि हमने पूर्व में कहा है, भारत में जीवन के हर क्षेत्र में नैतिक पतन हुआ है। इससे न्याय व्यवस्था भी अछूती नहीं है। न्याय व्यवस्था का एक पक्ष वकालत एवं वकील है। वकालत का पेशा नोबल प्रोफेशन कहलाता है, लेकिन हमने अपने अध्ययन में पाया है कि अधिकतर वकीलों में उपरोक्त पैराग्राफ में वर्णित गुणों के अभाव के साथ साथ वो नोबलिटी नहीं पाई जाती जो इस व्यवसाय प्रोफेशन के लिए आवश्यक है। इन दुखद बातों पर बहुत विस्तार से लिखा जा सकता है, कहा जा सकता है, लेकिन कई कारणों से यहाँ संभव नहीं है। लेकिन कुछ खास बातों का वर्णन किया जा सकता है। जैसे कि हम समझते हैं कि एक वकील का यह कर्तव्य होता है कि पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश के समक्ष अपने पक्षकार क्लाइंट को न्याय दिलाने के लिए वे सभी विधिक पक्ष, साक्ष्य, तथ्य एवं तर्क प्रस्तुत करे जो न्याय देने करने के लिए न्यायाधीश बेंच को मदद कर सकें। दूसरे शब्दों में न्याय संगत निर्णय करने के लिए मददगार हो सकें। हमारे विचार में एक वकील को एक प्रकार का बौद्धिक युद्ध लड़ना होता है। इस बौद्धिक युद्ध में युद्ध जैसी तत्परता व रुझान बताना होता है, तत्परता व जुझारूपन बरतना होता है। लेकिन हमने अधिकतर वकीलों में यह तत्परता तथा जुझारूपन का अभाव देखा है। जैसा कि आज आम चर्चा है, भारत में वाद प्रकरण बहुत लंबे समय तक विलंबित रहते हैं। इनमें वकीलों की बौद्धिक युद्ध जैसी तत्परता के अभाव भी एक कारण है। समाज में एक बात और भी चर्चा का विषय बन गई है। अब अधिकतर वकील अपने पक्षकार क्लाइंट को पक्षकार ना समझकर ग्राहक, कस्टमर मानते हैं। उनकी मानसिकता ऐसी रहती है कि पक्षकार बारंबार एवं लंबे समय तक हमारे पास आता रहे एवं हर पेशी में थोड़ा बहुत सेवा शुल्क देता रहे। माह नवंबर 2016 के अंतिम सप्ताह में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में लोकसभा एवं राज्यसभा टीवी पर विधिवेत्ताओं एवं वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों की एक बहस प्रसारित की गई थी। उसमें ये तथ्य सामने आए थे कि भारतीय न्याय व्यवस्था का वर्तमान रवैया एवं लचीले कानून वकीलों के लिए स्वर्ग से बन गए हैं। इस पदार्थवादी एवं धन प्रधान युग में वकीलों के इस नोबेल प्रोफेशन में उनकी व्यावसायिक नैतिकता, प्रोफेशनल इथिक्स को भी बड़ी बुरी तरह से प्रभावित किया है। जबकि एक समय में एक वकील समाज का एक उच्च स्तरीय हाई प्रोफाइल वाला सम्मानित एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति कहलाता था। एक वकील को पीड़ितों को राहत न्याय दिलाने वाला, संविधान मानव अधिकारों की रक्षा करने वाला तथा शासन प्रशासन न्यायपालिका को धरती के कानून, लॉ ऑफ लैंड को लागू कराने का पैरोकार, अपहोल्डर कहा जाता था। इस बात से महत्वपूर्ण और दूसरी बात क्या हो सकती है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अधिकतर लोग वकील, बैरिस्टर ही थे। इस प्रकार पैरवी करने की वांछित सक्रियता की कमी का प्रभाव परोक्ष
रूप से पीठासीन न्यायाधीशों पर भी पड़ता है। वे भी इसी ढर्रे में चले जाने के लिए विवश होते रहते हैं। कमोबेश यही बात पक्षकारों के लिए भी लागू होती है, अर्थात वकीलों न्यायालयों का वर्षों दशकों तक चक्कर लगाते लगाते वो भी अभ्यस्त सा हो जाता है। उसमें वो तत्परता एवं जुझारूपन नहीं होता जब वो किसी वकील के पास अपनी पीड़ा मुद्दा लेकर जाता है। कुल मिलाकर एक त्रिकोणीय व्यवस्था ट्राइएंगुलर सिस्टम का सा निर्माण हो जाता है। पहला बार, दूसरा बेंच और तीसरा पक्षकार। चूँकि कोई भी प्रणाली सिस्टम जब तक सतत चक्र साइकिल की तरह चलती है तो उसमें सीमांत कारक के नियम लॉ लिमिटिंग फैक्टर के वैज्ञानिक सिद्धांत कार्य करने लगते हैं। तदनुसार यदि प्रणाली की कोई एक कड़ी कमज़ोर होती है तो प्रणाली की शक्ति क्षमता इसी एक कड़ी से आंकी जाती है, भले ही अन्य शेष सभी कड़ियाँ कितनी भी मजबूत क्यों ना हो। उक्त सभी बातों का मिला जुला कर परिणाम यह होता है कि पक्षकार वादियों प्रतिवादियों को वैसा न्याय नहीं मिल पाता है जैसा कि संविधान में अपेक्षित है। विधि शास्त्र में एक प्रसिद्ध उक्ति है, न्याय निर्णयों में पक्षकारों को यह भी लगे कि उन्हें न्याय मिला है। इट मस्ट बी एपियर दैट जस्टिस हैव बीन डिलीवर्ड। इस विधि सिद्धांत के अभाव में अर्थात मात्र प्रकरण का निपटारा मात्र मेयरली डिस्पोजल ऑफ की स्थिति में पुनरावलोकन अपीलें एवं रिटों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होती रहती है, जो पुनः न्याय को समय पर देने में बहुत बड़ी बाधा बनती है और विलंब से न्याय देना अन्याय करने के बराबर है कि उक्ति चरितार्थ होती रहती है। अतः इस आलेख का समापन या कॉन्क्लूजन हम इस प्रकार से करते हैं कि भारत में यदि सबसे व्यापक पैमाने पर और आमूलचूल बदलाव एवं सुधार की सबसे अनिवार्य एवं अतिशीघ्र आवश्यकता है तो वो भारतीय विधि व्यवस्था में है। पाराद के कार्यक्रमों योजनाओं में भारत की न्याय व्यवस्था व्यापक एवं आमूलचूल परिवर्तन सुधार करने का कार्यक्रम सर्वोच्च प्राथमिकता टॉप प्रायोरिटी का रहेगा, क्योंकि हमारा ये अध्ययन है कि कोई भी व्यक्ति सारे अभाव तकलीफ़ें सहन कर सकता है लेकिन अन्याय नहीं। अधिक लंबे समय तक अन्याय व्यक्ति को अराजक एवं विद्रोही बनाता है, जो समाज में अशांति एवं विखंडन का कारण बनती है। भारतीय समाज इन समस्याओं की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। यह बात भी पाराद की गंभीर चिंता का विषय है। प्रिय साथियों, इस प्रकार हमारा इस श्रृंखला का 5वां एवं अंतिम एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि हम कुछ आमूलचूल बातों पर चर्चा कर रहे हैं, कुछ मौलिक मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, तो कृपया हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करने, शेयर करने और लाइक करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने और पूरा एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।